ऑल राइट। 15 जुलाई आज के करंट अफेयर्स। सबसे पहले करंट अफेयर आज, कल गवर्नमेंट ने एक रिपोर्ट रिलीज की है, उससे जुड़ा हुआ है कि गवर्नमेंट ने जो स्कूल एजुकेशन है, स्कूल आजकल सब कुछ एजुकेशन ऑनलाइन हुई है, तो स्कूल स्टूडेंट्स के ऊपर मेंटल प्रेशर ना बिल्ड हो। और पीछे ना गवर्नमेंट ने 2-3 चीजें नोटिस की, बिकॉज देखो सबके पास इंडिया में आज भी इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी नहीं है। तो इससे हुआ क्या, इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी, डिजिटल डिवाइसेस, ये सब कुछ नहीं है। तो इंडिया में ना अब तक ऐसी 2 को सुसाइड के केस हो चुके हैं, जहाँ पे 2-3 मतलब जो रिपोर्टेड हैं, 2-3 सुसाइड के केस हो चुके हैं कि बच्चों ने इसी चीज के डिप्रेशन में सुसाइड कमिट कर लिया कि बिकॉज उनके साथ वाले तो लगा पा रहे थे, और उनके ऊपर इस चीज का मेंटल, बच्चों में अपने आप में कंपटीशन जब क्रिएट हो जाता है तो ऑब्वियसली एक मेंटल स्ट्रेस क्रिएट होता है। तो इसके चलते हुए, और प्लस अब स्कूल जब क्लासेस ले रहे थे, एक्चुअली क्लासेस को लगातार सुबह से शाम तक, तो जो छोटे बच्चे हैं वो इतना टाइम तक नहीं पढ़ सकते। तुम सारा दिन कहो कि सुबह 9 बजे से शुरू करके 3 बजे तक हम क्लासेस लेते रहेंगे, वो वाला उनके लिए हेल्दी नहीं है प्रोसेस। तो इस कारण एडवाइजरी जारी की है। सबसे पहले तो ये याद रखना, जो गाइडलाइंस होती हैं ये एडवाइजरी हैं, इसके ऊपर फाइनल कॉल जो है वो हर स्टेट गवर्नमेंट ने लेनी है, और उसके बाद अपने स्कूल्स के ऊपर इम्प्लीमेंट करवानी है। तो जो अभी मैं गाइडलाइंस पढ़ाऊंगा ये याद रखना, ये एडवाइजरी हैं। अल्टीमेट पावर स्टेट गवर्नमेंट्स के पास है इस चीज की, चाहे ये कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है, पर ये एज अ एडवाइजरी जारी हुई है। ठीक है। इन गाइडलाइंस को सबसे पहले तो तुम्हें जो डायरेक्ट क्वेश्चन यूपीएससी में आ सकता है, किसी भी एग्जाम में आ सकता है, यूपीएससी एक्चुअली ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछती है। पेपर में क्वेश्चन आएगा, प्रज्ञता गाइडलाइंस किस चीज से जुड़ी हुई है, उसका आंसर होगा ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन। तो ये सबसे बेसिक क्वेश्चन बनता होता है। ऐसा क्वेश्चन हर साल पेपर में कम से कम, जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है, हर साल कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन तुम ऐसे ही देखोगे जो डायरेक्टली हेडिंग से बनते हैं। ठीक है, हेडिंग से बनते हैं या बस उसके रिगार्डिंग डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, ये कौन सा स्पाईवेयर, मतलब ये क्या है, तो स्पाईवेयर, मॉलवेयर, ऐसा कोई साइंस एंड टेक्नोलॉजी का आंसर बन जाएगा। ऐसा ही गाइडलाइंस के आंसर बनते हैं, ऐसे ही कमिटीज या कमीशंस जहाँ पे आती हैं वो बन जाते हैं। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे बनता होता है। ठीक है, तो इन्हें ऐसे ही याद रखना होता है। तो इसमें बेसिकली बताया क्या गया है, जो क्लास 1 to 8 के बच्चे हैं उन्हें 1.5 घंटे पर डे से ज्यादा क्लास नहीं देनी चाहिए। और जो 9 to 12 के बच्चे हैं, ठीक है, ये सिर्फ 12 तक है, कॉलेज या उसके बियॉन्ड ये गाइडलाइंस नहीं है। ठीक है, और ये सिर्फ एडवाइजरी है, तो स्कूल्स का भी मानना जरूरी नहीं है। 9 to 12 के जो लोग हैं उनके लिए 3 आवर से ज्यादा एक दिन में क्लासेस नहीं होनी चाहिए, ये गाइडलाइंस में लिखा गया है। ठीक है, अब इसके साथ इसकी पूरी रिपोर्ट थी जो अभी रीड की, तो उसमें एक प्लेटफॉर्म बारे भी लिखा हुआ है जिसे कहते हैं दीक्षा प्लेटफॉर्म। दीक्षा प्लेटफॉर्म क्या है, इसके ऊपर तुम्हें पॉइंट्स भी आ सकते हैं, और दीक्षा प्लेटफॉर्म बेसिकली यूज किस चीज के लिए होता है वो भी पूछा जा सकता है। तो बेसिकली ये स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, दीक्षा प्लेटफॉर्म जो है ये स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ये टीचर्स के लर्निंग के लिए है। ठीक है, इसमें जितना भी मतलब इसके अंदर कोर्सेज अवेलेबल हैं और रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, क्विजेज अवेलेबल हैं, जो टीचर्स यूज करके अपनी लर्निंग और ज्यादा बेटर कर सकें, मतलब उन्हें और तरीके सिखाए गए हैं कैसे बच्चों को ज्यादा बेटर पढ़ाया जा सकता है, ये सब कुछ करके। ठीक है, तो इट इज बिल्ड कंसिडरिंग होल टीचर्स लाइफ साइकिल फ्रॉम द टाइम स्टूडेंट टीचर्स एनरोल इन टीचर्स एजुकेशन इंस्टीट्यूट। तो जहाँ पे टीचर्स की एजुकेशन शुरू होती है वहां से लेके उनके रिटायरमेंट तक जितनी नीड्स हैं सारी की सारी इसके थ्रू कवर करने की कोशिश की जाती है, ताकि उन्हें बाद में विद टाइम, मतलब ऑब्वियसली जब तुम एज अ टीचर ज्वाइन करते हो तुम्हारी नॉलेज बहुत फ्रेश होती है,
पर ओवर द टाइम नई इनपुट्स, नई टेक्नोलॉजीज, नए लर्निंग मेथडोलॉजीज, ये सब कुछ तुम्हारे एडअप नहीं होता अगर तुम अपने आप को खुद अपग्रेड नहीं करते। ठीक है, तभी जो हम कहते हैं कि पुराने टीचर हैं उनमें जरूर एक्सपीरियंस पढ़ाने का ज्यादा होता है, पर उनमें कभी भी नई नॉलेज नहीं होती। ये हमेशा प्रॉब्लम रहती है, वो प्रॉब्लम इसी से आती है। तो ये प्लेटफॉर्म वही एड्रेस करने के लिए बना हुआ है। ठीक है, तो in India, many teachers are creating and using innovative tech-based solutions in their classroom. Some state governments have also initiated programs to support teachers digitally. तो टीचर्स को डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में जाने के लिए डिजिटल रिसोर्सेज कैसे यूज करनी है, कैसे प्रोवाइड करनी है, टेक्नोलॉजी कैसे यूज करनी है एजुकेशन के टाइम, वो सब कुछ भी इसके थ्रू सिखाने की कोशिश है। तो क्या क्या टीचर्स को अवेलेबल है, ये तुम्हें डायरेक्टली स्टेटमेंट या ऑप्शंस के तौर पे पूछा जा सकता है। इन क्लास रिसोर्सेज, टीचर ट्रेनिंग कंटेंट, असेसमेंट एड्स, ठीक है, टीचर की अपनी प्रोफाइल, फिर न्यूज़ एंड अनाउंसमेंट कोई हो, और टीचर की पूरी कम्युनिटी, ताकि टीचर्स आपस में एक्सपीरियंस शेयर कर सकें, वो सब कुछ इसके अंदर अवेलेबल है। ठीक है, तो अल्टीमेटली जो नेशनल टीचर प्लेटफॉर्म दीक्षा जो है, ठीक है, इसका इंग्लिश दूसरा नाम दीक्षा, ऑब्वियसली तुम्हें पता है, सिनोनिम डाल देते हैं, मतलब एक्रोनिम डाल देते हैं। वैसे इसका जो पहले नाम रखा गया था वो था नेशनल टीचर प्लेटफॉर्म। ये ओपन एंड मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म होगा। इसका क्या मतलब है कि ये ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी होगी, यानी कि कोई स्कूल इसे अपने में इंटीग्रेट करना चाहता है वो इंटीग्रेट कर सकता है, ताकि वो अपने टीचर्स की नॉलेज लगातार अगर अपग्रेड करना चाहता है वो अपने प्लेटफॉर्म्स में से इसका सोर्स जोड़ सकते हैं और वहां से सारी रिसोर्सेज ले सकते हैं। ये मतलब रिसोर्स फ्री है, यहाँ से कोई पेमेंट कुछ नहीं। तो टीचर्स अपनी नॉलेज बूस्ट करने के लिए इसे कभी भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, यूजर फोकस एंड इंटरेक्टिव बना था। तो ये बेसिकली हर टीचर के अपनी ज़रूरतों के अकॉर्डिंग है। लेट्स सपोज जो टीचर जिस सब्जेक्ट को पढ़ाता है उसे उसी के रिगार्डिंग रिसोर्सेज चाहिए होंगी, उसी के रिगार्डिंग सजेशंस, असेसमेंट्स, हर चीज़। तो हर टीचर की अपनी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग, उसकी एज के अकॉर्डिंग, उसकी सारी मतलब नीड्स को मीट करते हुए ये प्लेटफॉर्म अपने आप को वही सजेशन मतलब टीचर को आगे पेश करता रहता है, जो उसकी स्किल, एटीट्यूड, स्किल और नॉलेज को बढ़ा सके। ठीक है, आगे बढ़ते हुए जो प्रज्ञाता गाइडलाइंस हैं, इसने इंडिया के हाउस होल्ड्स को 6 कैटेगरीज में बांटा है। पहले तो कितनी कैटेगरीज में बांटा है ये याद रखना है। ठीक है, ये एक तरह से ये गाइडलाइंस अगर जो तुम्हें मेंस में अगर इसका जो यूजेज आएगा ना प्रज्ञाता गाइडलाइंस का, ये इंडिया में दिखाती है हमारे बीच में डिजिटल डिवाइड कितना है। इसके ऊपर क्वेश्चन आता होता है मेंस में। डिजिटल डिवाइड क्या है? देखो, जैसे हमारी सोसाइटी में बहुत सारी चीज़ों में इनइक्वालिटीज है, एग्जिस्टिंग है, कोशिश चाहे हम कर रहे हैं इन्हें कम करने की। ठीक है, उसमें से एक बहुत बड़ी जो इनइक्वालिटी है आज के ज़माने की, वो है एक्सेस टू द इंटरनेट एंड डिजिटल वर्ल्ड। तुम इंटरनेट और डिजिटल वर्ल्ड को कितना बेटर एक्सेस कर पाते हो ये दिखाता है तुम डिजिटल डिवाइड में कहाँ एग्जिस्ट करते हो। अगर तो तुम्हारे पास डिजिटल डिवाइसेस जैसे लैपटॉप, कंप्यूटर्स, सबसे पहले तो वो, उसके बाद नहीं तो स्मार्टफोन्स, ये सब कुछ हैं, तो वो फर्स्ट स्टेज होगी। उसके बाद उसमें इंटरनेट कनेक्शन कितना तेज आ रहा है, बिकॉज अगर इंटरनेट कनेक्शन प्रॉपर ही ना हो तो तुम क्लासेस या कोई भी चीज इंटरनेट पे एक्सेस कैसे करोगे, वही करने में ही तुम्हें बहुत टाइम लग जाएगा। तो ये डिजिटल डिवाइड इंडिया को आजकल मॉडर्न टाइम्स में और ज्यादा बांट रहा है। ठीक है, इसका अगर मेंस में ऑल्टरनेटिव लिखना हो कि डिजिटल डिवाइड मतलब, ये मैं तुम्हें डिजिटल डिवाइड होता क्या वो समझा दिया। इसका सोल्यूशन जब कंक्लूजन तक जाओगे तब जो हमने पहले करंट अफेयर्स में पढ़ा है, भारत नेट को जरूर मेंशन करना। भारत नेट क्या कर रहा है? भारत नेट इंडिया के जो 2.5 लाख
पंचायत ऑफिसेज हैं, वहां तक इंटरनेट ब्रॉडबैंड थ्रू केबल्स पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। तो भारत नेट की जो केबल्स हैं ये डिवाइड को दूर करने की कोशिश करेंगी, बिकॉज अल्टीमेटली पहुंच तो एक ही कंप्यूटर तक रहा है, पर एटलीस्ट हर गांव तक 2.5 लाख जो पंचायत ऑफिसेज हैं, हर पंचायत तक इंटरनेट पहुंचाने की कोशिश है, फ्री इंटरनेट। ठीक है, तो ये पहली शुरुआत होगी डिजिटल डिवाइड दूर करने की। तो कौन सी कैटेगरीज में बांटा है? वो घर जिनके पास कंप्यूटर, लैपटॉप, स्मार्टफोन में से कोई रिसोर्स है और 4G कनेक्शन है, प्लस उनके पास टेलीविजन भी है जहाँ पे या तो तुम्हारे पास DTH या केबल कनेक्शन लगा हुआ है। ठीक है, ये सबसे ऊपर की कैटेगरी आ गई। फिर जिनके पास स्मार्टफोन है, 4G इंटरनेट के पास साथ। ठीक है, फिर तीसरे जिनके पास स्मार्टफोन है पर उनके पास या तो लिमिटेड इंटरनेट है, 3G या 2G, या कोई भी इंटरनेट का एक्सेस ही नहीं है। ठीक है, फोर्थ हो गए टेलीविजन जिनके पास है DTH या केबल कनेक्शन के साथ। फिफ्थ हो गए रेडियो सेट्स हैं जिनके पास, ठीक है, जो FM रेडियो फ्रीक्वेंसीज पे चल सकते हैं। और जो लास्ट आ गए वो सबसे ज्यादा लेफ्ट बिहाइंड है, जिनके पास कोई डिजिटल एक्सेस का तरीका नहीं है। ठीक है, तो कोविड के टाइम पे सबसे बैडली हिट ये सबसे नीचे वाले हैं। ठीक है, तुम सरकार भी देखो, हर इंस्टीट्यूशन ने भी अपने आप को मॉडर्न टाइम्स में अपनाया है। ठीक है, एवरीवन इज गोइंग डिजिटल, नए नए प्लेटफॉर्म्स अपना रहे हैं, नए नए तरीके अपना रहे हैं। ठीक है, जरूरत है टाइम की। ठीक है, पर ये जो सबसे फर्स्ट 2 कैटेगरीज है ना, एक तरह से ये सबसे ज्यादा सर्व हो रही हैं। ये बाकी की 4 कैटेगरीज नहीं सर्व हो पा रही, क्योंकि इनके पास वो रिसोर्सेज ही नहीं है कि ये मॉडर्न एजुकेशन को इस तरीके से रीच कर पाए। अब खुद सोचो, जहाँ पे लेट्स सपोज कोई बहुत ही बैकवर्ड एरिया है, जहाँ पे लोगों की इनकम से इतनी स्ट्रांग नहीं है कि कभी कोई डिजिटल डिवाइस या कुछ ऐसा वहाँ पे वो अफोर्ड भी कर सके। एक ही मीडियम था पढ़ने का, वो था वहाँ का जो सबसे पास सरकारी स्कूल होगा, जहाँ पे शायद मदर टीचर का कंसेप्ट होगा, मतलब एक टीचर सारे सब्जेक्ट्स, मदर टीचर का कंसेप्ट होगा। तो ऐसे लोगों के लिए, जैसे कई हमारे शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, उनके लिए जंगलों में भी हमने स्कूल ओपन करवाए हैं, मतलब गवर्नमेंट ने। ठीक है, तो अब उनके लिए तो एजुकेशन का कोई मीडियम ही नहीं बचा ना, सिग्नल भी नहीं है। अगर तुम ये कहो कि डिवाइसेस प्रोवाइड करवा दोगे, उसके बाद उनके पास जो जंगलों में रह रहे हैं, जिनका लाइवलीहुड जंगलों पे बेस्ड है, वो कितना ही कमाते होंगे कि वो कोई डिजिटल डिवाइस खरीद सके। तो ये धीरे धीरे ये डिवाइड इन चीजों में शो करता है। तो कोविड की सिचुएशन ने हमारे इंडिया में, मतलब इस साल जिन्होंने 2020 का जो मेंस लिखना है, उनके लिए डिजिटल डिवाइड पे क्वेश्चन आ सकता है, बिकॉज इस टाइम हर चीज डिजिटल गई है। तो डिजिटल डिवाइड का क्वेश्चन जरूर आ सकता है। ओपन स्कूलिंग का प्लेटफॉर्म बेसिकली इससे रिलेटेड नहीं है। ओपन स्कूलिंग का प्लेटफॉर्म भी तो आपका वही है, मुझे भी डाउट आया था ओपन स्कूलिंग के प्लेटफॉर्म का, तो मैं वहां से पढ़ के बता रहा हूँ। उमेश जी का डाउट आया था। देखो, ओपन स्कूल ये है कि तुम कहीं से भी स्कूलिंग कर सकते हो बिना फॉर्मल अपना वर्क शेड्यूल, जैसे कहते हैं, हाँ, फॉर्मल स्कूलिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व हुए बिना। वो एक तरह से डिस्टेंस एजुकेशन, ये सब कुछ उसके थ्रू ही आ जाता है, पर उसमें डिजिटल का कहीं लार्जर कंसेप्ट नहीं होता। मतलब ऑब्वियसली वो ऑफर जरूर करते हैं कि ये रिसोर्सेज तुम ऑनलाइन देख सकते हो, ये देख सकते हो, पर कितने ही बच्चे उनमें से ऑनलाइन देखते हैं। होता क्या है, इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है इस टाइम डिजिटल डिवाइड में, कि हमारी इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी अर्बन एरियाज में सबसे पहले तो लिमिटेड है, और रूरल एरियाज में भी सिर्फ वहां वहां जहाँ पे लोग पेइंग कैपेसिटी रखते हैं और कंपनीज को लगता है कि हाँ, हमें यहाँ पे नेटवर्क एक्सपैंड करना चाहिए। तो प्राइवेट कंपनीज, हमने कैपिटलिज्म में पढ़ा ही है, प्राइवेट कंपनीज वहां एक्सपैंड करती हैं जहां उन्हें लगता है कि लोगों के पास पेइंग कैपेसिटी है। नहीं तो वो उतने इंफ्रास्ट्रक्चर, टावर, सब कुछ क्यों लगाएंगे? ठीक है, जब उन्हें पता है कि रिटर्न ही नहीं आना। तो यहाँ पे कमी आती है पब्लिक रिसोर्सेज में।
तो गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज करना चाहिए, अगर गवर्नमेंट चाहती है कि हर चीज ऑनलाइन जाए, ठीक है, तो गवर्नमेंट को सबसे पहले चाहिए कि हर जगह इंटरनेट जल्द से जल्द पहुंचाए। और सिर्फ ब्रॉडबैंड क्यों, तुम्हारा क्या कहते हैं वाईफाई सबको अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है, एज अ बेसिक रिसोर्स सबको अवेलेबल करवाए, ठीक है, चाहे एक मिनिमम स्पीड पे हो। पर इंडिया उस दिन ऑनलाइन ग्रो करना शुरू करेगा जिस दिन ऑनलाइन रिसोर्सेस सबके पास होंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें, उसके बाद दो टीचिंग और लर्निंग के इसने मेथड्स बताए हैं जो हम भी फॉलो करते हैं। जैसे अभी हम जो फॉलो कर रहे हैं वो सिंक्रोनस है, यानी कि रियल टाइम स्टडी कर रहे हैं, तुमने कुछ भी पूछना है आंसर करना है। ये लाइव स्टडी जो है इसे सिंक्रोनस कहते हैं। ए सिंक्रोनस का मतलब है जो तुम बाद में, जैसे जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं, जब कुछ भी या कोई भी जो लेटर ब्रॉडकास्ट हो रहा है, ठीक है, उसमें रियल टाइम फीडबैक नहीं आ सकता टीचर से, उसे एसिंक्रोनस कहते हैं। तो दोनों टाइप से ये चल सकता है, ठीक है। उसके बाद एक चीज जो अलग से तुम्हें पॉइंट स्टेटमेंट, अगर प्रयोक्ता गाइडलाइंस में तुम्हें स्टेटमेंट बन के आना हो, एक चीज जो अलग से बन के आ सकती है वो है प्रयोक्ता गाइडलाइंस पे इस पे फिजिकल और मेंटल वेलनेस पे भी ध्यान दिया हुआ। एक बच्चे की फिजिकल और मेंटल जो वेलनेस है उसके ऊपर भी ध्यान दिया गया है इसके अंदर, ठीक है। तो ये डायरेक्टली तुम्हें पॉइंट बन के आ सकता है कि रोज जैसे योगा करने की सजेशन बच्चों को दिए गए हैं, ठीक है। फिर मेंटल उनकी हेल्थ के जैसे अ, उन्हें इन चीज़ों से, ऑनलाइन रिसोर्सेज से या किसी भी चीज़ से, या घर पे बैठे बैठे भी उन्हें मेंटल स्ट्रेस ना हो ज़्यादा। तो ये सारी चीज़ों पे काउंसलिंग, ये सब कुछ करने को भी स्कूल्स को बोला गया है, ठीक है। और भी फिजिकल चीज़ों में जैसे बच्चों को बोला है कि बिकॉज हैंड हेल्ड डिवाइसेज हैं तो बीच में थोड़ा टाइम वॉक कर लो फिर बैठ जाओ, ठीक है, ऐसी एक्टिविटी बीच में करते रहो। फिर पोस्चर भी सजेस्ट किए हैं कि झुक के ना बैठो, सीधे बैठो, टेबल पे बैठो, वो सब कुछ है इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट इज काजीरंगा नेशनल पार्क। तो बेसिकली तुम्हारे सामने फ्लड आए हुए हैं, हम पिछले कई दिनों से इसके बारे में बात कर रहे हैं कि ब्रह्मपुत्र में फ्लड आए हुए हैं। तो हर साल जब ब्रह्मपुत्र में फ्लड आते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो काजीरंगा नेशनल पार्क के बीच में से निकलती है, तो यहाँ पे भी फ्लड आ जाते हैं। ये नेशनल पार्क क्यों इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कौन सा जानवर पाया जाता है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए? सिंगल हॉर्न राइनो। हाँ, वन हॉर्न, सिंगल हॉर्न नहीं, वन हॉर्न राइनो, ठीक है। तो वन हॉर्न जो राइनोज हैं वो यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। वन ऑफ द लार्जेस्ट एरिया जो उनका पाए जाने वाला है वो यही है, सिर्फ इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं वन हॉर्न राइनोज। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में भी अब कहाँ उनकी कंसंट्रेशन रहेगी है, सिर्फ कुछ या तो नॉर्थ ईस्ट हमारे इंडिया में है या तुम्हारे सिक्किम में मिल जाते हैं, बस यहीं पे खत्म हो जाते हैं। तो उनकी पॉपुलेशन बहुत ही लिमिटेड एरिया में है, तो इन्हें बचा के रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दुनिया के 2/3 तो सिर्फ इसी एरिया में ही रहते हैं, ठीक है, वन हॉर्न राइनोज। असम में ये नेशनल पार्क है, ठीक है। बाद इसमें कौन सा इंपॉर्टेंट है कि ये वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल का भी, एक बर्ड वॉचिंग का भी एक इम्पोर्टेंट एरिया है। उसके बाद यहाँ पे कैसे का फौना है, फौना मतलब कैसे के जंगल है यहाँ पे। इसका सबसे बेसिक आंसर ये एलिफेंट ग्रास, ये सब कुछ नहीं भी पेपर में ये नहीं आ सकता, मतलब इसके आने के चांसेस कम है। डेंस ट्रॉपिकल मॉइस्ट ब्रॉडली फॉरेस्ट, या सिर्फ ट्रॉपिकल ब्रॉडली फॉरेस्ट भी आ सकता है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट भी आ सकता है, ठीक है। तो ये पूरा इतना ये याद रखना है, ये ऑप्शन बन के आ सकती है, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र मैंने तुम्हें बताया इसमें से पास करती है, बाकी ब्रह्मपुत्र के ट्रिब्यूटरीज ही हैं तो वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ ब्रह्मपुत्र सबसे इंपॉर्टेंट है। ये जो काजीरंगा का एरिया है ये फ्लैट एक्सपेंस है फर्टाइल एलुवियल सॉइल का। एलुवियल सॉइल हर साल कहाँ से आती है, देखो फ्लड आया ना, तो फ्लड अपने साथ हर साल
जो एलुवियल सबसे ज्यादा जो फर्टाइल सॉइल होती है, एलुवियल सॉइल, वो हर बारी फ्लड्स के थ्रू आती है। ठीक है, तो यहाँ पे सिल्ट डिपोजिशन होती है रिवर ब्रह्मपुत्र के कारण, जिसके कारण ये बहुत ही फर्टाइल यहाँ पे सॉइल होल्ड करता है। ठीक है, यहाँ पे एक्सपोज सैंड बार्स, रिवराइन फ्लड प्लेन्स भी हैं। ठीक है, और फ्लड फॉर्म्ड लेक्स भी हैं जिन्हें भील बोला जाता है, मतलब वहां पे भील लेक को बोला जाता है। तो यहाँ पे जो ज्यादातर, तुम्हें ये पूछा जा सकता है, जो काजीरंगा के अंदर जो ज्यादातर लेक्स हैं, वो लेक्स कैसे बनी है? वो फ्लड वाटर से बनती हैं। देखो, थोड़ा सा लो लाइंग एरिया था कहीं पे, उसके अंदर हर बारी जब फ्लड आता है तो उसके अंदर पानी भरा रह जाता है, अगले साल फिर फ्लड आएगा, उसे फिर रिचार्ज कर देगा, वो हर साल ऐसे भर जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे एलिवेटेड रीजन्स भी नेचर ने खुद बनाए हुए हैं, जिन्हें चपोरीज कहते हैं। ये चपोरीज क्या काम करते हैं? ये एनिमल्स के लिए बहुत बेनिफिशियल है। जब ये फ्लड आते हैं ना, ये सारे जानवर चपोरियों की तरफ भाग जाते हैं। ठीक है, तो अपने आप नेचर ने देखो अपना कैसे प्रोसेस बना के रखा हुआ है कि वहां पे जो लेक्स हैं जहां से जानवरों ने पानी लेना है, वो हर साल फ्लड से भर जाती हैं। फर्टाइल सॉइल है तो जंगल बहुत अच्छा होता है। उसके बाद पता है नेचर को भी हर साल फ्लड आना है, तो नेचर ने एक हाईलैंड एरिया भी बना के रखा हुआ है जहां पे सारे जानवर रिट्रीट कर सके जब नीचे फ्लड आया हुआ। ठीक है, तो पूरा वेल डिफाइंड प्रोसेस नेचर का अपने आप में। उसके बाद इंडिया और ईयू अपनी एफटीए की नेगोशिएशंस कंटिन्यू करने वाले हैं, यानी कि इंडिया और ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर अब डिस्कशंस बढ़ाने वाले हैं। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है? सबसे पहले ये बता दूं, ये दो या दो से ज्यादा नेशंस में ना एक समझौता होता है, जिसके अंडर हम अपने जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट्स के ऊपर जो हम टैरिफ लगाते हैं ना, वो खत्म करने की बात करते हैं। ठीक है, ठीक है, टैरिफ्स खत्म करने की बात करते हैं, ताकि हमारे बीच में गुड्स ऐसे एक्सचेंज हो जैसे हम एक ही देश के पार्ट हैं। ठीक है, फ्री फ्री ट्रेड होने लग जाता है। फ्री ट्रेड यानी कि मतलब कोई हम कस्टम ड्यूटी नहीं लगाएंगे सामान के ऊपर और वो हमारे सामान के ऊपर नहीं लगाएंगे, हम फ्रीली एक दूसरे की मार्केट एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो गुड्स और सर्विसेज आराम से फ्लो कर सकती हैं बिना किसी गवर्नमेंट टैरिफ के, कोटा के, सब्सिडी के, किसी भी चीज के, आराम से फ्री फ्लो कर सकती हैं। पर इसमें एक चीज हमेशा याद रखने की बात है, फ्री ट्रेड का ये मतलब नहीं है कि गवर्नमेंट कहीं पे कोई रिस्ट्रिक्शन लगा ही नहीं सकती। गवर्नमेंट के पास हमेशा कुछ टेम्पररी, परमानेंट नहीं होता, टेम्पररी कंट्रोल जरूर होता है कुछ चीजों को रोकने के लिए। लेट्स सपोज इस साल तुम्हारा एग्रीकल्चर अच्छा नहीं हुआ और तुम्हें पता है कि अगर बाहर से सामान आया तो तुम्हारे किसानों का सामान एक्चुअली बिल्कुल ही शायद ना बिके, या उन्हें इतनी कम कमाई हो कि वो अगली बार सस्टेन ही ना कर पाए। तो तुम क्या कर सकते हो, एक सीजन के लिए तुम टेम्पररी बैन लगा सकते हो उस चीज के ऊपर कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट नहीं आएंगे ये कैटेगरी वाले। तो वो इंडिया में वो सारे के सारे मतलब कस्टम ड्यूटी लगने लग जाएगी इनमें, पर वो सिर्फ टेम्पररी मेजर है। दूसरी चीज, तुम कुछ चीजें इसके प्रिव्यू से बाहर भी रख सकते हो। जैसे इंडिया अपना एग्रीकल्चर इससे बाहर रखना चाहता है ईयू से बात करते हुए, क्योंकि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर इतना सेंसिटिव है कि अगर एग्रीकल्चर में बाहर से फ्लडिंग होती है क्रॉप्स की, कि हद से ज्यादा भरमार हमारी मार्केट में भरी जाती है, तो हमारा शायद एग्रीकल्चर की बैकबोन टूट जाए। तो हमें अपना एग्रीकल्चर बचा के रखने की जरूरत होती है, तो ऐसी बातों में हमारी नेगोशिएशंस टूट जाती होती हैं। ठीक है, तो होपफुली हम ईयू से साइन कर पाए, बिकॉज हमने पहले ही इस साल, पिछले साल कौन सा एग्रीमेंट मिस कर दिया? आरसीईपी। ठीक है, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप जो थी, जो एशियान और उसके 6 जो ट्रेडिंग पार्टनर्स है मेजर, उन सबको एक साथ जोड़ रही थी। तो इंडिया ने इसका पार्ट एंड डे पे, जिस दिन साइनिंग होनी थी उससे एक दिन पहले मना कर दिया कि हम साइन नहीं करेंगे। तो हम पहले ही एक बहुत बड़ा एग्रीमेंट मिस कर चुके हैं। पर हमने तब यही बोला था अपनी बिजनेसेस को, जो एक्सपोर्ट बिजनेसेस हैं उनके लिए बेनिफिशियल चीज होती है, तो उसी से ही हमारे फॉरेन रिजर्व्स आते हैं। तो उस टाइम हमने उन्हें तसल्ली देने के लिए बोला था कि हम जल्दी अब ईयू, यूएसए और
कनाडा से बात करेंगे कि एग्रीमेंट हम जल्द से जल्द फाइनल कर पाए। ये हमारे मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं और इनसे अगर एग्रीमेंट हो जाता है, खासकर ईयू और यूएसए से, तो हमारे ज्यादातर हमें आरसीईपी की वैसे भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इंडिया के एग्जिस्टिंग एफटीए पार्टनर्स कौन है? देखो इन सबके नाम याद होने जरूरी हैं। क्यों? ये ना यूपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है कि इनमें से कौन इंडिया का एफटीए, इंडिया ने एफटीए किसके साथ, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किसके साथ नहीं साइन किया हुआ उस साल? आंसर, और अभी भी खैर आंसर वही रहेगा, यूरोपियन यूनियन। ये आंसर था उसका। ठीक है, पर ये आंसर तुम तभी कर पाओगे अगर तुम्हें पता होगा कि इंडिया ने किस किस के साथ ऑलरेडी साइन किया हुआ है। ठीक है, इसके सिवा इस साल मतलब जरूरी नहीं है कि यू का आंसर आए, कोई और आ सकता है, तो हमें पता होना चाहिए। तो श्रीलंका सबसे पहला, अगर तुमसे पूछा जाए सबसे पहला एफटीए हमने किसके साथ साइन किया था, वो श्रीलंका के साथ साइन किया था। ठीक है, बाकी सारी इन कंट्रीज के ईयर स्पेसिफाइड नहीं थे, पर श्रीलंका वन ऑफ द अर्लीस्ट है हमारा। थाईलैंड, सिंगापुर, एशियान, साउथ कोरिया, जापान, अफगानिस्तान, भूटान, चाइल, मलेशिया और मर्केसौर। मर्केसौर ना एक पूरा एशियान जैसा ही एक एग्रीमेंट है, इकोनॉमिक एग्रीमेंट है साउथ अमेरिका के देशों का। ये सब भी एक साथ ट्रेड करते हैं और एक्टिव पार्टनर्स हैं। अर्जेंटीना, ब्राजील, पैराग्वे, यूरुग्वे और वेनेजुएला। वेनेजुएला इस टाइम इस एग्रीमेंट से सस्पेंडेड चल रहा है क्योंकि वेनेजुएला में बहुत सारे ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है, तो इन्होंने सस्पेंड किया हुआ है, पर अभी एक्सपेल नहीं किया। सस्पेंड का मतलब है कि अभी मीटिंग्स में बुलाया नहीं जाता, पर अभी एक्सपेल नहीं किया, इस कारण इसका नाम यहाँ पे लिखा है। दूसरा तुम्हें क्वेश्चन यहाँ से एक और बन सकता है, इनडायरेक्ट क्वेश्चन, मर्केसौर में कौन सी कंट्रीज है? तो ये कंट्रीज उस आंसर से आ सकती हैं, तो याद रखना। ठीक है, और अभी वेनेजुएला निकाला नहीं गया है, सिर्फ सस्पेंड किया गया है, तो वेनेजुएला का नाम भी इसमें आता है। वो सिर्फ अभी सस्पेंड किया गया है, जिस दिन एक्सपेल कर दिया गया उस दिन मर्केसौर से उसका नाम हटा देंगे। ठीक है, ये थे आज के सारे करंट अफेयर्स। कोई डाउट किसी करंट अफेयर में? सर इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होता है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स बेसिकली, देखो तुम्हारे ना अलग अलग इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस रहे हैं। ठीक है, तो अब जो तुम्हारा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो लेटेस्ट आने लगा है, जैसे फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एक तो कहते हैं। पहले मैं पुराने बताता हूँ, पुराने कौन से थे। फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या था? फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तुम्हें ये भी पूछा जा सकता है, कौन सा रेवोल्यूशन? फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था जब दुनिया में मशीन्स आनी शुरू हुई। वो तुम्हारी कॉटन की वो सारी मशीन्स अभी बननी शुरू हुई, वो दुनिया का सबसे पहला हाँ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था। ठीक है, फिर आया तुम्हारा सेकंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। सेकंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तब आया जब चीजें मास स्केल पे बनने लगी। ठीक है, पहले क्या होता था, हर चीज हम एक एक स्टेशन पे एक एक करके धीरे धीरे बनाते थे। यहाँ पे अब शुरू हो रही है मास प्रोडक्शन, स्केल कह लो या प्रोडक्शन कह लो। हर चीज एक असेंबली लाइन बन गई, उसके ऊपर चीजें लगती थी, हर बंदा या हर मशीन अपना अपना थोड़ा थोड़ा काम करती है और अगले स्टेशन पे फॉरवर्ड कर देती है, वो अगला काम करेगी और ऐसे करके चीजें तैयार होती जाती है। ठीक है, पूरी असेंबली लाइन लगने लगी। थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तब आया जब आए तुम्हारे कंप्यूटर्स। ठीक है, और अब फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कंप्यूटर्स का ही अगला फेस आ रहा है जिसे तुम कह सकते हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इसका ज्यादा प्रॉपर नाम इंटरनेट ऑफ थिंग्स होगा, IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मतलब है
कि अब डिजिटल चीजें फिजिकल चीजों से इंटरेक्ट करके काम करेंगी। जैसे कि अब दुनिया में एक बहुत ज्यादा जो ड्राइविंग में अगली चीज निकल के आ रही है वो है सेल्फ ड्रिवन कार्स। देखी होंगी वीडियोस, तो इंडिया में तो अलाउड नहीं है अभी, ठीक है। सेल्फ ड्रिवन कार्स का जो कंसेप्ट है, गाड़ियां ऑटो पायलट पे अपने आप, तुम वहां पे लोकेशन फीड करो, गाड़ियां तुम्हें अपने आप लेके जाएंगी। तो लॉन्ग टर्म में इसका पूरा विजन क्या है? विजन ये है कि जो एक्सीडेंट्स होते हैं वो कैसे खत्म किए जा सकते हैं वाइल इवन ड्राइविंग ऑन हाई स्पीड्स, ठीक है। तुम्हारे जाम लगने बंद हो जाएंगे, सब कुछ बंद हो सकता है अगर हम ये टेक्नोलॉजी को अच्छे से डेवलप कर पाए। मतलब अभी की बात नहीं, मतलब अराउंड लगा के चलो तुम्हें 30 से 50 साल तो लगेंगे पूरी पूरी डेवलप करने में, पर दिस इज अ पॉसिबल फ्यूचर। तुम अपनी लाइफ में ये फ्यूचर देखोगे इसमें क्योंकि ये बहुत ही हाई स्केल पे पूरी दुनिया में प्लान किया जा रहा है। इवन इंडिया इसे प्लान कर रहा है अभी, खैर हम बहुत पीछे हैं इसमें, पर हमने प्लानिंग जरूर शुरू की है, ठीक है। इसमें लेट्स सपोज ये तुम्हारी आम कोई सड़क है जहां पे ये लाइट पॉइंट्स हैं, ठीक है, जहां पे लाइटें लगी हैं। अब हर जो तुम्हारी लाइट है, हर लाइट के अंदर भी तुम्हारे कंप्यूटर फिट कर दिया जाएगा जो इंटरनेट से कनेक्टेड होगा, ठीक है। हर चीज इंटरनेट से जुड़ी होगी। इंटरनेट से क्यों जुड़ी होगी? क्योंकि इंटरनेट के थ्रू कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से बात कर सकता है, थ्रू कोड्स पर एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से बात कर सकता है। हर जो कार है वो भी इंटरनेट से कनेक्टेड होगी, तो गाड़ियां भी इंटरनेट पे आपस में बात कर सकती हैं। तो जब तुमने लोकेशन डाल दी, लेट्स सपोज कोई कार इधर से आ रही थी, ठीक है, और एक कार इधर से आ रही थी, तो सबसे पहले ये दोनों गाड़ियों की इंटरनेट पे लोकेशन लगातार जीपीएस पे अपडेट कर रही होंगी और इन दोनों का पाथ पता होगा, इसने यहाँ जाना है, इसने यहाँ जाना है, क्लियर पाथ डिफाइंड है। तो दोनों की स्पीड ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होके, ठीक है, और किसकी प्रायोरिटी है या किसकी साइड की लेन की स्पीड तोड़ना थोड़ा ज्यादा मुश्किल होगा, ठीक है, वो सब कुछ कैलकुलेट करके एक गाड़ी अपने आप पीछे से ही थोड़ी सी अपनी स्पीड, लेट्स सपोज वो 80 पे चल रही थी, वो 50 पे ले आएगी। वो स्पीड को ऐसे बैलेंस करेगी कि ये गाड़ी निकल जाए और इससे भी ज्यादा स्लो हुए बिना इधर से निकला जा सके। और ये जो लाइट पॉइंट्स होंगे ये बीच में यही कोऑर्डिनेट कर रहे होंगे कि कब किसे हरा करना है, कब किसे ग्रीन करना है, क्योंकि ये गाड़ियों से इंटरेक्ट करके फैसला करेंगे, तो कोई टाइमर किसी चीज की जरूरत नहीं रहेगी। तो तुम्हें ना कोई एक्सीडेंट का खतरा, ना ट्रैफिक जैम्स, तो ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। ये सिर्फ इसमें नहीं है, और भी बहुत जगहों पे प्लान किया जा रहा है। जैसे जो तुम्हारे पोर्ट्स हैं जहाँ पे तुम्हारे शिप्स आती हैं, ज्यादातर तुम्हारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट सारा सामान जाता है, वहां पे ना सबसे ज्यादा टाइम किस चीज में लगता है? शिप से सामान उतारने में। उसे किसी जगह रखना होता है, ऐसे नहीं बस उतार के नीचे रख दिया, उनकी हमेशा एक स्पेसिफिक डिफाइंड प्लेस होती है, ठीक है। ये सारी चीजें अभी ह्यूमन कंट्रोल्ड हैं, तो इन सारी चीजों में प्रोसेसिंग में थोड़ा टाइम लगता है, प्लानिंग, प्रोसेसिंग, ये सारी चीजों में टाइम लगता है। तो अब वहां पे भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करेगी? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक शिप के आने से पहले ही पता लगा लेगी कितना सामान आ रहा है, उसके लिए कितनी जगह चाहिए, पूरे पोर्ट पे कितनी जगह अवेलेबल है, कहाँ पे रखा जा सकता है। उसके आते ही वो अपने आप मशीन्स को स्टार्ट करके वहां से सामान उतार के उस जगह पे रखेगी, और उस शिप के ऊपर जो सामान रखना है वो अगला तैयार खड़ा होगा, जैसे ही वो खाली होती है अगला शुरू हो जाएगा। इससे ह्यूमन इंटरफेस हर चीज में बहुत ही कम हो जाएगा। मतलब इंसानों का लॉन्ग टर्म में जो मैनुअल लेबर का काम है वो सारा खत्म होता जाएगा, ठीक है। तुम्हारे बिहाफ पे सारा काम तुम्हारी मशीन्स करने लगेंगी, ठीक है। ये है फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। अभी तो इसकी शुरुआत हो रही है, अभी तो सिर्फ ये जैसे सेल्फ ड्रिवन कार्स टेस्ट हो रही हैं, ठीक है, तुम्हारी ये पोर्ट्स पे टेक्नोलॉजी टेस्ट हो रही है। अभी जो फिलहाल इंटरनेट ऑफ थिंग्स में हम चीज देख सकते हैं वो ये है कि तुम वो बोलो
कि गूगल को बोलो या अलेक्सा को बोलो, वो लाइट बंद कर देगा। वो अभी उतने पे शुरू हुई है, पर वो अभी वही बात है कि कॉटन टेक्सटाइल जब शुरू हुई थी तो जो तुम्हारी स्पिनिंग जेनी जैसी मशीनें थी वो बहुत ही बेसिक थी। ठीक है, तो ये पॉसिबल टेक्नोलॉजी है, अगले 30 से 50 साल में तुम्हें ये सारी टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी। ठीक है, ये है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। और कोई डाउट किसी का? नहीं? तो ये थे आपके करंट अफेयर्स।